अब हम लोग हिंदी वाले सेशन को स्टार्ट करते हैं। हिंदी वाले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को सावधानियां बता देता हूं कि जब आप गद्यांश वाले पोर्शन को, जब आप हिंदी वाले पोर्शन को नवोदय विद्यालय की परीक्षा में कर रहे होंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, आपकी स्पीड पढ़ने की और समझने की बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज को एक बार में पढ़ के समझने की योग्यता रखते हैं या नहीं। ओके। दूसरी चीज ये है कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के उनके चारों ऑप्शंस को आप जरूर पढ़ें। ओके। और जब आप प्रश्न पढ़ रहे हो तो बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रश्न को पढ़ें। गद्यांश को पढ़ने के जस्ट बाद जब हम लोग प्रश्न वाले पोर्शन पे आते हैं तो हमको आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। और चलो इसको हम लोग करके देखते हैं। ओके। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है, सबसे पहले हिंदी में देखो निर्देश क्या हमें दिया गया है। हमें क्या निर्देश दिया गया है, अनुभाग 3 में यानी कि सेक्शन नंबर सी में हम लोग पहुंच चुके हैं, खंड 3 में हम लोग पहुंच चुके हैं। और इसमें हम लोगों को अब क्या करना है, देखो इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनकी क्रम संख्या एक ए बी सी और डी है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है और सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्याओं के सामने संख्याओं के सामने वाले वृत्त को खाला करें। तो इतना निर्देश आपको दिया गया है कि भाई आपको गद्यांश पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है और समझने के बाद उसका आंसर देना है, बस और कुछ नहीं। यानी कि कुछ नहीं यार, आपको केवल कहानी पढ़ के उसका आंसर देना है बस। तो क्या हम पहले भी कहानियां पढ़ते और सुनते नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ते सुनते आ रहे हैं। बस आज उसी को क्या करना है, उसी में कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, उसी का आंसर देना रहेगा। ओके। चलो सबसे पहले हम लोग कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। चलो देखो, मंगोल एक खानाबदोश थे। 1155 ईस्वी में उनमें से तेमुजिन नामक एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा हुआ। सामरिक योग्यता और क्रूरता में इतिहास में शायद ही उसका जोड़ा मिले। उसने मंगोलों का संगठन किया और खानाबदोशों में भी अनुशासन कूट कर भरा। दलों के नायक खान कहे जाते थे। प्रत्येक खान के अधीन नुकुल होते थे। तेमुजिन सभी खानों का नायक बन गया। उसने चंगेज खां की उपाधि धारण की। यानी कि चंगेज खां ही कौन था? चंगेज खां का नाम हम लोग सुने हैं, वही चंगेज खां कौन था? तेमुजिन। युद्ध करना मंगोलों का सहज धर्म था और जब चंगेज के नायकत्व में उसकी सेना आगे बढ़ी तो तत्कालीन किसी साम्राज्य में इतना दमखम नहीं था कि वह उनका मुकाबला करता। भारत की सीमा तक ख्वारज़्म शाह का पीछा करते चंगेज पहुंचा। यहाँ की गर्मी ने ही इस देश की रक्षा की, लेकिन इसके बाद प्रायः 3 शताब्दियों तक भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा बना रहा। मंगोलों की क्रूरता में तो अब भी कोई अंतर नहीं आया जब उन्होंने अपने प्राचीन धर्म को, जिसमें आकाश की पूजा की प्रधानता थी, छोड़ दिया और मुसलमान हो गए। ओके। तो ये क्वेश्चन ये पूरा का पूरा आप लोगों ने पढ़ा। अब इसी गद्यांश के आधार पे हमें क्या देना है, हमें आंसर देना है। चलो देखो, खानाबदोश का क्या अर्थ होता है? देखो, अच्छा खाना खाने वाले, अरे बिल्कुल नहीं यार। घूम कर खाने वाले, ऐसा भी नहीं होता। घूम कर जीवन यापन करने वाले या खाने का रोजगार करने वाले। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट
आंसर। क्यों? क्योंकि भाई खाना बदोश वो होते हैं जो घूम घूम कर जीवन यापन करते हैं। हम लोग देखते नहीं है कुछ लोग आजकल भी, मतलब जो उनके पास कुछ जानवर होते हैं और एक गांव से दूसरे गांव, जंगल से जंगल वो जाके वहां पे एक अपना डेरा लगाते हैं, अपनी बस्ती लगाते हैं, उसके बाद एक जंगल से दूसरे जंगल जाते रहते हैं। ऐसे लोगों को ही तो खाना बदोश कहते हैं। ठीक है, चलो तेमुजिन की विशेषता, तेमुजिन की विशेषता क्या थी? क्वेश्चन नंबर अपना 62 है। उसमें एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था, सामाजिक योग्यता, सामरिक योग्यता और क्रूरता में सबसे आगे था, वो सभी खानों का नायक था। उपयुक्त में से सभी, हाँ डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्योंकि भाई हमने आपसे बिल्कुल पहले भी कहा था कि सारे ऑप्शंस को पढ़ने हैं, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा हो जो पहला ही ऑप्शन देखा अरे ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, सही लगा के आगे बढ़ गया, तो वो चार के चारों ऑप्शनों को पढ़ेगा ही नहीं और उसकी गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको कि एक ही ऑप्शन पढ़े और वो सही लगा बस टिक मार दिया और तुरंत गए ओएमआर सीट में गोला भर दी। और तुम जानते हो कि अगर ओएमआर सीट पे एक बार गोला भर दिए तो फिर वो काट नहीं सकते तुम, और नहीं काट पाओगे तो फिर क्या होगा, फिर गलत हो जाएगा। और या तो तुम उसको मिटाओगे तो पूरी ओएमआर सीटें गायब हो जाएगी, तो पता लगा एक के चक्कर में सब, है ना, खराब कर लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63। जब चंगेज ने नायकत्व में उसकी सेना आगे बढ़ी तो किसी साम्राज्य में इतना दमखम नहीं था कि वो उनका मुकाबला करता। तत्कालीन किसी साम्राज्य में इतना दमखम नहीं था। यहाँ पे देखो तत्कालीन किसी साम्राज्य में इतना दमखम नहीं था जो उसका मुकाबला कर लेता। तो किसी भी, यहाँ पे देखो उसकी सेना जब आगे बढ़ी तो तत्कालीन किसी साम्राज्य में इतना दमखम नहीं था कि वह उनका मुकाबला करता। तो यहाँ पे इसका आंसर छुपा है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। उसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ओके, चलो आ जाओ 64 नंबर पे। 64 नंबर पे, मंगोलों से भारत की रक्षा किसने की? मंगोलों से भारत की रक्षा इसमें वहां की गर्मी ने की। क्योंकि कहा गया है ना, यहाँ पे इसमें बताया गया है कि यहाँ की गर्मी, यहाँ देखो वहां की गर्मी ने ही देश की रक्षा की। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलो मंगोलों के प्राचीन धर्म में किसकी प्रधानता थी? तो आकाश की, शासकों की आकाश की पूजा की। असाधारण, इसमें आकाश की पूजा, भाई इसमें बताया गया है कि आकाश की पूजा की प्रधानता थी। तो मुझे लगता है कि ये वाला सेक्शन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ये हिंदी का जो पहला गद्यांश था उसको आप लोगों ने बिल्कुल ढंग से पढ़ा होगा। ओके, चलो अब लोग करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद नंबर सेकंड को जरा पढ़ना स्टार्ट करो। क्या कह रहा है कि पंचवटी के पास घने जंगल में एक बड़ा ही भयंकर किस्म का खूनी हाथी रहता था। उस हाथी से शेर को छोड़कर जंगल के सभी जानवर डरते थे। जिधर से भी वह हाथी गुजर जाता उस मार्ग के सारे जानवर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग खड़े होते। गीदड़ के बारे में गीदड़ों के बारे में तो प्रचलित है कि वे डरपोक होते हैं, उन्हें हर समय अपनी जान का खतरा रहता है। जैसे उन्होंने सुना कि एक खूनी हाथी इस जंगल में आ चुका है, तो उन सब गीदड़ों ने मिलकर एक सभा बुलाई। इस सभा का प्रधान एक बूढ़े गीदड़ को बनाया गया। उस बूढ़े गीदड़ ने अपने साथियों के सामने समस्या रखते हुए कहा, देखो भाइयों, हम पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है। उस खूनी हाथी ने हमारी रातों की नींद हराम कर दी है। मैं आपके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी बुद्धि की शक्ति से इस हाथी को मारकर ही चैन से बैठूंगा। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात वो बूढ़ा गीदड़ बोल रहा है। ओके, चलो तो अब चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके क्वेश्चंस के आंसर को देने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 66 देखो। क्वेश्चन नंबर 66 देखो तो देखो क्या कह रहा है कि हाथी की विशेषता थी कि वह एक खूनी किस्म का हाथी था, वह एक विशालकाय हाथी था, उससे जंगल के सारे जानवर डरते थे, वह एक बड़ा ही भयंकर किस्म का खूनी हाथी, हाँ वह एक बड़ा ही भयंकर किस्म का खूनी हाथी था। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 67 देखो। हाथी जिधर से गुजर जाता उधर अफरा तफरी मच जाती। उस मार्ग के सारे जानवर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग खड़े होते।
इधर उधर चौंपो मच जाती, लोग काफी डर जाते। भाई बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उस मार्ग के सारे जानवर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग खड़े होते। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 पे आओ तो शेर के बारे में क्या कहा गया है कि वह एक निडर जानवर होता है, वह जंगल का राजा होता है, वह हाथी से नहीं डरता, वह गीदड़ों को डरा कर रखता है। तो इस वाले सेक्शन में उसने हाथी के रिस्पेक्ट में बात की ना, कि हाथी के संदर्भ में ये कहा गया है कि वह हाथी से नहीं डरता है, क्योंकि शेर ही ऐसा था जो हाथी से नहीं डरता था। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि शेर को छोड़कर बाकी जंगल के जानवर हाथी से डरते थे। ओके, तो ये वाला ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आंसर नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो 69। क्वेश्चन नंबर 69 को देखो, गीदड़ों ने मिलकर एक सभा बुलाई। इस वाक्य में सभा शब्द क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा ना 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 ना, गुणवाचक ना ना, संबोधनवाचक नहीं, समूहवाचक संज्ञा होगी। क्योंकि भाई सभा क्या होता है? सभा एक समूहवाचक संज्ञा है। ओके, चलो अनुच्छेद में गीदड़ों का कौन सा रूप सामने आता है? एक डरपोक का, एकता और आत्मरक्षार्थ का, सभा बुलाने वाले का, अपनी जान बचा। भाई इसमें एकता और आत्मरक्षार्थ का, ठीक है, एकता और आत्मरक्षार्थ का मूल्य सामने निकल के आता है। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता था कि भाई जैसे क्या होता है कि गद्यांश में छुपे हुए सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक चीज इसमें ध्यान दो कि वह बहुत ही मुसीबत आन पड़ी थी कि वो रातों की नींद हराम कर दी थी। तो अगर इस वाले सेक्शन में क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि रातों की नींद हराम करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो आपको मुहावरा भी आना चाहिए, आपको शब्द विलोम भी आना चाहिए, आपको संज्ञा सर्वनाम भी आना चाहिए, ठीक है। तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। ओके, तो रातों की नींद हराम करना नामक मुहावरे का परेशान करना, ठीक है, परेशान करना। तो सीधी सी बात, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अनुच्छेद नंबर 2 भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके, चलो अगला वाला अनुच्छेद लेते हैं। अनुच्छेद इसमें 4 लिखा गया है, लेकिन ये अनुच्छेद 3 होगा, ठीक है। ये अनुच्छेद क्या होगा? ये अनुच्छेद 3 होगा। अनुच्छेद 3 चलो हम लोग पढ़ते हैं कि बाघ शिशु शुरू में बहुत ही नाजुक होते हैं। बाघ शिशु शुरू में बहुत ही नाजुक होते हैं। काफी देखभाल के बावजूद उनमें से 3 मर गए। बाकी 2 अपेक्षाकृत अधिक हिष्ट-पुष्ट होने के कारण ठीक से पलने लगे। शीघ्र ही उन्होंने अपनी मां के लिए छटपटाना बंद कर दिया। उनमें से एक का नाम हैप्पी रखा। जल्दी ही वह घर घर का दुलारा बन गया। मेरे बेटे रघुनाथ के साथ वह घुल मिल गया और उसके झबड़े कुत्ते के साथ तो उसकी इस कदर पटने लगी कि दोनों जीव बाग में घंटों खेलते। पहले पहल जब वह इन दोनों प्राणियों में दोस्ती हुई तो कुत्ता आकार में हैप्पी के बराबर था और शायद उससे थोड़ा तगड़ा ही रहा होगा। मगर कुछ ही सप्ताह में स्थिति बिल्कुल बदल गई और हैप्पी इतना लंबा चौड़ा हो गया कि वह आसानी से अपने पंजों के एक ही वार से कुत्ते को खत्म कर सकता था। लेकिन इस शारीरिक अंतर से दोनों की दोस्ती में कोई अंतर नहीं आया और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया उनका आपसी लगाव और भी बढ़ता गया। ओके, तो बाघ शिशु के बारे में क्या कहा गया है कि वो बहुत ही नाजुक होते हैं, वे अपनी देखभाल नहीं करते, वे अपनी माँ के लिए छटपटाते रहते हैं। शुरू में बहुत ही नाजुक होते हैं। तो भाई इसमें कहा गया है कि शुरू में वो बहुत ही नाजुक होते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 72 में हैप्पी कौन था? बाघिन का बच्चा था, लेखक का बेटा था, एक झबड़ा कुत्ता था,
या कुत्ते से बड़े आकार का एक जीव था। तो हैप्पी नाम किसका रखा गया? बाघिन के बच्चे का। ओके, बाघिन के बच्चे का। उसके बाद किस आधार पर कहा गया कि झबड़े कुत्ते और हैप्पी में खूब पटने लगी? क्योंकि दोनों बाग में घंटों खेलते रहते थे, कि दोनों खूब झगड़ते लड़ते थे, कि दोनों एक दूसरे के बिना उदास रहते थे, कि हैप्पी झबड़े, है ना, कुत्ते झबड़े पर कभी वार नहीं करता था। भाई दोनों में इसलिए क्योंकि दोनों घंटों खेलते रहते थे, दोनों घंटों खेलते रहते थे भाई, तभी तो पड़ती थी। अब आओ 74 पे आओ। हैप्पी के लंबा चौड़ा होने पर क्या हुआ? वह झबड़े कुत्ते पर अपने पंजे का वार करने लगा? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं। उसकी झबड़े कुत्ते से दोस्ती कम होने लगी? ये भी नहीं हुआ। वह एक तगड़े बाघ के रूप में दिखने लगा? नहीं, ये भी नहीं हुआ। उसके झबड़े कुत्ते से दोस्ती में कोई अंतर नहीं आया। ठीक है, वो बड़ा तो हुआ, इसमें कहा गया है कि वो बड़ा तो हुआ लेकिन उसकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। ओके, चलो अब इस अनुच्छेद का मुख्य पात्र कौन था? लेखक था कि उसका बेटा रघुनाथ था कि झबड़ा कुत्ता था? हैप्पी था। हैप्पी था यार, क्योंकि सारी बातें तो हैप्पी के बारे में कही गई है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि 75 अनुच्छेद वाला ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल सही समझ आया होगा। तो ये वाला भी अनुच्छेद नंबर 3, तीसरा नंबर गद्यांश भी आपको बिल्कुल मस्त समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग ये देखते हैं कि अब नेक्स्ट वाला अपना क्या है? अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 जो है वो चंद्रशेखर आजाद के बारे में है। चलो इसको पढ़ते हैं। चंद्रशेखर जब 10-11 साल के थे तब जलियांवाला बाग का एक भयंकर हत्याकांड हुआ, जिनमें सैकड़ों निरपराधी भारतीयों को गोली का शिकार होना पड़ा। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था। यहाँ रास्ता बहुत ही सकरा था। एक दिन जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, उसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण हो रहे थे। सभा चल रही थी कि सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज जनरल डायर वहां आया। उसने बिना कहे सुने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। कोई 1000 आदमी मारे गए और कई हजार घायल हो गए। सारे भारत में क्रोध की लहर दौड़ गई। आजाद ने भी यह दर्दनाक घटना का वर्णन सुना। यद्यपि उनकी अवस्था छोटी ही थी तो भी भारतीय राजनीति में उनकी रुचि लग गई और वे भी अंग्रेज के विरुद्ध कुछ कर दिखलाने के उपाय सोचने लगे। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने को थे। उसी दिनों एडवर्ड जो थे वो भारत आने को थे। काशी आने का भी उनका एक कार्यक्रम था। कांग्रेस ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो आजाद भी उसमें कूद पड़े। यद्यपि वे अभी बालक ही थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनसे कचहरी में मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने अकड़ कर बताया आजाद। उन्होंने पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उन्होंने बताया स्वाधीन। उन्होंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? उन्होंने कहा जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी इसे ले जाओ और 15 बेंत लगाकर छोड़ दो। तो चलिए, ठीक है, तो इतनी बात हुई। गद्यांश में किसके बारे में बताया गया? आजाद के बारे में बताया गया। चंद्रशेखर आजाद जी कौन थे? चंद्रशेखर आजाद जी हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग इसी गद्यांश को पढ़ें और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो। जलियांवाला बाग के बारे में क्या सत्य नहीं है? देखो, क्या सत्य नहीं है? चारों तरफ से दीवारों से घिरा एक मैदान था, बिल्कुल सही है ये। निहत्थी भीड़ पर अंग्रेज जनरल डायर ने गोलियां चलवाना शुरू कर दी, ये भी बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर आजाद भी गोलियों के शिकार हुए थे, नहीं, ये गलत है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 77। सारे भारत में क्रोध की लहर कब दौड़ गई? सारे भारत में क्रोध की लहर कब दौड़ गई? जब अंग्रेज जनरल डायर उस बाग में आ पहुंचा था। जब जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाना शुरू कर दिया, या जब जलियांवाला बाग में कोई 1000 आदमी मारे गए और कई हजार घायल हो गए। जब सुना कि भारत में ब्रिटिश युवराज, तो भाई सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
क्रोध की लहर तभी दौड़ गई थी जब निहत्थी जनता पर जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई गई थी और कई हजार लोग जो है मारे गए थे और घायल हो गए थे। ओके, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आ जाओ 78 पे। चंद्रशेखर आजाद के अंदर अपनी छोटी अवस्था में भी भारतीय राजनीति में रुचि क्यों जग पड़ी थी? इसलिए क्योंकि ये ऑप्शन देखो कि उनके अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ करने की युक्ति आई, या वे जलियांवाला बाग हत्याकांड से अत्यधिक पीड़ित और उद्वेलित हो उठे थे, ठीक है, या उन्हें महात्मा गांधी का सानिध्य चाहिए था कि वे सच्चे वीर थे। भाई बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि वे जलियांवाला बाग हत्याकांड के से अत्यंत पीड़ित और वे उद्वेलित हो उठे थे, यानी कि उनको बहुत ही बुरा लगा था कि ऐसा हमारे देश के नौजवानों के साथ, ऐसा हमारे देश की जनता के साथ नहीं होना चाहिए था, इसीलिए उनको ये बात बुरी लगी थी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 79 में। 79 में आजाद ने अपने पिता और घर के क्या नाम बताए थे? भाई पिता का नाम उन्होंने क्या बताया था? पिता ने अपने बाप का नाम क्या बताया था? पिता का नाम क्या बताया था? स्वाधीन बताया था। और अपना घर कहाँ बताया था? अपना घर जेल बताया था, यानी कि स्वाधीन और जेल, ऑप्शन नंबर सी सबसे सही ऑप्शन है। दीवारों का वचन परिवर्तन होगा, तो दीवारों का वचन परिवर्तन क्या होगा? दीवार होगा, क्योंकि दीवारों क्या है? दीवारों बहुवचन है और दीवार क्या है? एक वचन है, तो वचन परिवर्तन के नाम पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हिंदी वाले सेक्शन को भी आराम से कंप्लीट कर लिया। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक मॉडल पेपर बिल्कुल पूरा कंप्लीट हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया और उसके आंसर को फाइंड आउट किया। इस तरीके से हम लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, कब तक? जब तक हम नवोदय नहीं निकाल लेते तब तक। ओके, चलो ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जहां कहीं भी हैं बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बेस्ट रहिए। किसमें? यस, मॉडल पेपर सॉल्व करने में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने में और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने में। देसी कक्षा आपकी बिल्कुल निःशुल्क और तहे दिल से आप लोगों की मदद कर रहा होगा, जब आप लोग अपनी खुद की मदद कर रहे होंगे। खुद की मदद करने का मतलब क्या होता है? खुद की मदद करने का मतलब ये होता है कि आपको जबरदस्त ढंग से पढ़ाई करनी है, व्यवस्था देना और सारी की सारी सुविधाएं देना, आपको आपके मॉडल पेपर सॉल्व कराना, आपको क्वेश्चन पेपर लाके देना, ये सारा काम देसी कक्षा का है। ओके, तो चलो आप लोग जहां कहीं भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं कुछ और जबरदस्त कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।